This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PSX हॉटलाइन में खुश आमदीद। मैं हूँ फ़हीम अख्तर। PSX हॉटलाइन वो प्रोग्राम है जिसमें हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को देखते हैं, स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं और हम उन अनासर पे, उन फैक्टर्स पे नज़र डालते हैं जो कि स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को ऊपर ले जाने या नीचे लाने में मददगार साबित होते हैं। आज की मार्केट फ्राइडे का दिन, जुमे का दिन, सेशन आखिरी हफ्ते का, मार्केट ने बुल रन कंटिन्यू रखा। मार्केट में एक्टिविटी चलती रही, मार्केट में हेल्दी एक्टिविटी चलती रही, मार्केट में लोग शेयर्स बाय करते रहे और सेल करते रहे, प्राइस डिस्कवरी देखने में नज़र आई। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी ये एक्टिविटी जारी रहे। कुछ मार्केट के नंबर्स के मुतालिक आज 100 इंडेक्स 25 पॉइंट इजाफे के साथ 38,776 पे क्लोज हुआ। 30 इंडेक्स 22 पॉइंट इजाफे के साथ 22,370 पे क्लोज हुआ और ऑल शेयर्स 27 पॉइंट इजाफे के साथ 25,632 पर क्लोज हुआ। वॉल्यूम्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, 30 इंडेक्स में 73 मिलियंस ट्रेड हुए, 100 में 104 मिलियंस और ऑल शेयर्स में 134 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ, जो कि कंपैरेटिवली पिछले दिन के मुकाबले में थोड़ा सा कम नज़र आता है। टोटल 326 कंपनियों में के शेयर्स में कारोबार हुआ, जिसमें से 119 कंपनियों के शेयर्स की कीमत में इजाफा हुआ, 185 ने कमी देखी और 22 कंपनियों के शेयर्स अनचेंज रहे। टॉप वॉल्यूम लीडर्स के इलेक्ट्रिक आज भी वॉल्यूम लीडर रहा, जिसमें 17 मिलियन से ज़्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ। उसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, हबीब बैंक उन बैंक्स में शामिल था जो कि वॉल्यूम पिछले 2-3 दिन से गेन कर रहे हैं और लीड कर रहे हैं, ये भी वॉल्यूम लीडर्स में शामिल रहा। इसके अलावा पाक इलेक्ट्रॉन और मुस्लिम कमर्शियल बैंक के वॉल्यूम्स में अच्छी एक्टिविटीज़ देखी गई। जहाँ तक टॉप गेनर्स का ताल्लुक़ है, इसमें कोलगेट, पॉमेलिव, हिनोपाक, पाकिस्तान टोबैको, एक्साइड और पाक सर्विसेज शामिल हैं। टॉप लूजर्स में बाटा, मारी पेट्रोलियम, द सीरियल, सर्विसेज एंड सेफायर। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी ये एक्टिविटी जारी रहे और जो बुलिश ट्रेंड है, जो मार्केट की एक्टिविटी है, जो मार्केट में पॉजिटिव रन चल रहा है, ये इसी मोमेंटम के साथ चलता रहे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में आज हमारे पास जो मेहमान हैं वो अपने प्रोफेशन पे स्टॉक मार्केट पर मुख्तलिफ एंगल से बेतहाशा अबूर रखते हैं। एक सीजन्ड बैंकर रह चुके हैं, एक फैकल्टी मेंबर रह चुके हैं, एंकर हैं और अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करते हैं। मिस्टर तारिक खान जावेद। थैंक यू फ़हीम। तारिक जावेद साहब, आई वेलकम यू इन प्रोग्राम। पहचान आपने नहीं बताई मेरी, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट भी रहा हूँ। ओह या, दिस इज, मैं आई वांटेड कि आप खुद जो है अपने बारे में पहली फैक्ट्री लगाई। जी और अभी भी मेरी डेनवर इंटरनेशनल चलती है। मैं चाहता था कुछ अपने बारे में आप खुद उसी बेसिस पे मैं बातें करता हूँ। ग्रेट। एज ए बैंकर मैंने पैसे लगाए तो वो भी कुछ असेसमेंट करके लगाए कि ये सेक्टर चलेगा, ये फैक्ट्री चलेगी या नहीं। और जो अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की और साथ साथ पूरे दुनिया तमाम लोगों को अर्ज किया कि सिर्फ पाकिस्तान में लगाओ, कहीं नहीं लगाओ। ये आपका कौमी फ़र्ज़ भी है, साथ साथ आपके मुल्क में इतनी ज़्यादा गुर्बत है, इसलिए आप छोटी सी भी अगर एक फैक्ट्री लगाते हैं पाकिस्तान में, ये ना सोचे कि मैं बहुत बड़ा फैक्ट्री नहीं लगा रहा, छोटी सी भी लगाते हैं, 4-5 जॉब भी क्रिएट करते हैं, तो ये आपकी कौमी बहुत बड़ी खिदमत है, साथ साथ आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो मैंने खुद, मेरा ज़ाती तजुर्बा बड़ा अच्छा रहा पाकिस्तान में 88 से लेकर अब तक। दूसरों ने भी जो मशवरा सुना उनके लिए भी बड़ा अच्छा रहा। जो अपनी कंपनी नहीं खोल पाते थे उनसे मैं कहता था शेयर में पैसे लगा दो, प्रॉपर्टी में लगा दो, और उनका भी एक्सपीरियंस माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रहा। और आज जिस लेवल पे इकॉनमी नज़र आ रही है, वी आर वेरी हैप्पी एट द डेवलपमेंट्स। तारिक साहब, बहुत अच्छी आपने बात की। एंटरप्रेन्योरशिप, इंडस्ट्री लगाना, बिज़नेस में काम करना, इससे बड़ी एक्टिविटी कोई नहीं है। इससे बड़ी एक्टिविटी आप मार्केट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपके पास रियल एक्सपीरियंस है मार्केट को अंडरस्टैंड करने का, राइट। बिगनिंग में मैं चाहूँगा कि आप मार्केट के बारे में बताएं, जिस तरह से मार्केट का ट्रेंड बुलिश चल रहा है और आगे कहाँ तक। देखिए,
मेरी बैकग्राउंड ये है कि मैं एज ए बैंकर ही, जब मुझे कहा गया कि पाकिस्तान के ऊपर अपनी असेसमेंट दें, आई वॉज रीजनल क्रेडिट मैनेजर मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका फॉर ABN। जब अपॉइंट हुआ तो तमाम जो कंट्रीज़ अंडर मी थी उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। तो जब पाकिस्तान के बारे में मुझसे पूछा गया और उससे पहले से जो रिपोर्ट्स मौजूद थी पाकिस्तान के बारे में वो बड़ी नेगेटिव थी, वो गियर टूवर्ड्स क्लोजिंग द ऑपरेशन इन पाकिस्तान थी। तो मैंने उसको जब फाइट बैक करने की कोशिश की तो इट वाज ए अपहिल टास्क कि एकदम नेगेटिव से एकदम पॉजिटिव पे कैसे लाऊं। तो उसमें जो मैंने आर्गूमेंट्स यूज़ किए आउट ऑफ द बॉक्स वो ये थे कि मैंने बेसिकली इस बात को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया कि पाकिस्तान की मईशत को समझना किसी के बस का काम नहीं है। वेस्टर्नर तो समझ ही नहीं सकता, पाकिस्तान में भी जितने इकोनॉमिस्ट हैं नहीं समझ सकते, क्योंकि वो सड़कों पे नहीं घूमते, वो एक्चुअल ज़िंदगी के बारे में नहीं जानते। मोर देन 60% इकोनॉमी इज़ अंडरग्राउंड, इट्स नेवर सरफेसेस इन एनी रिसोर्सेज अनएक्सप्लोर्ड हैं, रिसोर्सेज पता नहीं। इकोनॉमी एक्चुअली देखिए, आप छोटी छोटी गलियों में जाएं, जगह जगह आपको फैक्ट्रियां नज़र आएंगी जिसका FBR को कोई ख़बर नहीं है, SCCP को कुछ खबर नहीं है, किसी अथॉरिटी को कोई ख़बर नहीं है। आप कुछ इलाकों में चले जाते हैं, वहाँ पे बिल्डिंग कंट्रोल भी नहीं होता, सब कुछ चल रहा होता है। तो ये बेसिस बना के मैंने आर्गूमेंट बिल्ड किया कि एक्चुअल पाकिस्तान जो आप देखते हैं वो ऑफिशियली वो कुछ भी नहीं है। असल में पाकिस्तान बहुत बड़ी मईशत है, सेल्फ सस्टेन्ड, आपस में लोग तजारत करते हैं, ना हुकूमत से कुछ लेते हैं ना देते हैं, इवन बैंक से भी उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, आपस में कैश तजारत। तो उस बेसिस पे उस बैंक में मैंने अपनी लिमिट बढ़वाई, कंट्री लिमिट। अब वही बैंक जो 1 लाख का प्रॉफिट सालाना करता था वो 1 बिलियन का प्रॉफिट भी उसने किया, एक रिकॉर्ड है। उसी दौरान मैंने ये मुनासिब समझा कि वही इन्फॉर्मेशन जो मैंने बैंक में यूज़ की है वो क्यों ना अपने हम वतनों में शेयर करूँ। कि मैंने सोचा कि शायद जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है शायद सबके पास ना हो। एक आम मोची, एक आम दुकानदार, एक टैक्सी वाला, उसको क्या पता। तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन्वेस्टर्स फोरम, और उसमें हमने तमाम लोगों को इन्वाइट किया। वी डिडंट केयर कि कौन मोची है कौन बैंकर है, एवरीबडी हु इज़ अ पाकिस्तानी वाज इन्वाइटेड। और उसमें हमने लोगों को बताना शुरू किया कि आप लोग कन्फ्यूजन में ना जाएँ। लोग आएंगे बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि जी पाकिस्तान ख़त्म हो रहा है, पाकिस्तान टूट रहा है, आप कनाडा चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ। आप इन चक्करों में ना पड़ना, अपने मुल्क में अपने ही इलाके में इन्वेस्टमेंट करें, रोड के ऊपर ज़मीनें लें, कमर्शियल प्लान बनाने की कोशिश करें। अगर ये सब नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत शेयर में लगा दें। तो ये एक्टिविटी मेरी रही, और आज मुझे जिस लेवल पे हमारी मईशत है, जिस लेवल पे हमारा प्रॉपर्टी सिचुएशन है, जिस लेवल पे शेयर मार्केट है, बड़ी सेटिस्फेक्शन है मुझे। तारिक साहब, मैंने ये बात बोली, आज से नहीं 88 से बोलता रहा। आपकी बात को सपोर्ट करते हुए आजकल लोग शायद इसकी इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाते। आप जब भी अपना बिज़नेस करते हैं, आप अपने मुल्क में पैसा लगाते हैं, उसके फ्रूट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपकी बात को सपोर्ट करते हुए मैंने भी आपसे शायद पहले भी डिस्कशन हुई थी, आज से चंद साल पहले किसी रिसाले में, किसी अखबार में या किसी जगह पे अपनी एक पब्लिकेशन भेजी जिसकी बड़ी वाइडली एक्सेप्टेंस हुई। उसकी थीम ये थी, उसकी 5 लाइन ये थी कि अगर आप पढ़ लेते हो, जब आप एक डिग्री अटेन कर लेते हो, तो उसके बाद में ज़रूरी नहीं है कि आप जाके जॉब करें। आप जाके बिज़नेस कर सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज़ निकाल सकते हैं। दुनिया भर में एग्जाम्पल्स हैं कि लोग एक कंप्यूटर को लेने के बाद अपने बिज़नेस को ग्रो करते हैं और एक ख़ास वक्त के बाद में नैस्डैक में सबसे बड़ी कंपनी को लॉन्च कर रहे होते हैं, उसके प्लेटफॉर्म से खड़े होते हैं। तो पाकिस्तान तो एक मुल्क है जहाँ पे बेतहाशा पोटेंशियल्स हैं, बेतहाशा रिसोर्सेज हैं। तारिक साहब, मार्केट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जी, मार्केट देखिए, बात यही है कि पाकिस्तान मैं जब 2009 में आया तो बेस्ड ऑन व्हाट आई यूज्ड टू सी पाकिस्तान एज ए बैंकर, मैं उस ज़माने हांगकॉन्ग शंघाई बैंक में था, तो वहाँ पर बड़ी रिसर्च आती थी कि मुल्कों के बारे में। तो हर जगह ये लिखा होता था कि पाकिस्तान इज़ ए मार्केट विच इज़ अवेलेबल ऑन डिस्काउंट ऑफ 50%, यानी 100 रुपये की चीज़ आपको 50 रुपये में मिल रही है। लेकिन बात वही थी, कंट्री रिस्क बहुत ज़्यादा समझा जाता था कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स। तो हमारे जो एक्सपर्ट्स थे बैंक पे वो बात ये करते थे कि किसी के अंदर गट्स हो, किसी के अंदर ये विलिंगनेस हो कि 50% रिस्क को एब्जॉर्ब करे, और जाके अभी अगर पाकिस्तान में कोई भी एसेट पकड़ लेगा तो वो बहुत ज़बरदस्त उसको ग्रोथ मिलेगी। जबकि अगर आप किसी मैच्योर्ड इकॉनमी में, अमेरिका में, यूरोप में लगाएंगे तो अपसाइड जो होगा ज़्यादा से ज़्यादा 2-4% होगा, या 50% की ग्रोथ है। तो आने के बाद जब मैंने इकनॉमिक शो शुरू किए, सबसे पहले मैंने शुरू किया था माशी मसाइल वाइब टीवी पे। उसमें आप जैसे एक्सपर्ट्स को बुला के मैं डिस्कस करता था कि आप बताएं कि क्यों पाकिस्तान पीछे है।
तो उस वक्त से मैं यही कहता रहा कि यहाँ बड़ी ज़बरदस्त पोटेंशियल है, इंक्लूडिंग लैंड, प्रॉपर्टी एंड शेयर्स। डिस्काउंट पे है, डिस्काउंट पे अगर आप ले सकते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल सकती है। उस वक्त मार्केट थी 2009 में 5000 की। मैंने कहा ये मार्केट इंशाल्लाह 50,000 पे जाएगी, तो लोग हंसते थे, कहते थे ये कोई पागल के ख्वाब की बात कर रहा है ये। तो आज देखिए कि 38 के करीब तो पहुंच ही गई, 39 भी टच 39 टच कर लिया। तो बड़ी सेटिस्फेक्शन मुझे है कि मैंने ये सिर्फ बातें सिर्फ दिल में नहीं रखी, बोली, और तमाम के तमाम शोज जो वाइब पे मैंने किए सबको अब पैसे खर्च करके मैंने अपलोड कर दिया। तो आप आज भी जाके 2009 का शो आप देख सकते हैं, जिसमें मैं 5000 के मार्केट को कह रहा हूँ 50,000 की मार्केट। तो वो जो डिस्काउंट 50% 2009 में था, थैंक्स टू ऑल दैट हैज हैपेंड ड्यूरिंग द लास्ट बात को सपोर्ट कम हो गया है, डिस्काउंट कम हो गया है। अब मैं कहता 10-15% डिस्काउंट रह गया है अभी भी। आपकी बात को सपोर्ट करते हुए हमारे पास एक आम शख्स वो इस चीज़ को प्रेफर करता है कि अपने पैसे को बैंक में रखवा दिया जाए और बहुत थोड़े से रीज़नेबल रिटर्न्स ले लिए जाएं, जबकि उसी पैसे को अगर लॉन्ग टर्म में अगर मार्केट में लगाया जाए, स्टॉक मार्केट में लगाया जाए या किसी और जगह पर, तो उसके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। क्या वजह है कि लोग इस मार्केट की तरफ आते हुए जब से मैं आया हूँ यहाँ पाकिस्तान, जो मैंने 25-26 साल बैंक में रह के सीखा, उसी को प्रीच करता रहा। वो ये था कि 1/3 आपकी जो है इन्वेस्टमेंट इंडीड फिक्स्ड इनकम में होनी चाहिए, जिसको हम यहाँ डिपॉजिट कहते हैं या नेशनल सेविंग स्कीम कहते हैं। 33% आप वहाँ रखें, 33% आप स्टॉक में रखें, 33% प्रॉपर्टी में रखें। प्रॉपर्टी में ऑटोमेटिकली हो ही जाता है कि हर आदमी एक घर तो बनाता ही है, विच फॉर ए कॉमन पर्सन इज ऑलमोस्ट इन सम टाइम 100% ऑफ हिज टोटल वेल्थ और सेविंग, मोर देन दिस। हाँ, किसी का 100% होता है, किसी का बहुत अच्छे जो लेवल पे लोग होते हैं उनकी 33% तो वो हो जाते हैं। तो 25-33% अगर वहाँ रख दें डिपॉजिट में, या 33% आप लगा दें शेयर्स में, तो ये बेहतरीन मिक्स बनता है। कि फिक्स में ये है कि कोई रिस्क नहीं है, शेयर्स में रिस्क होता है, मगर पाकिस्तान के केस में तो मुझे कहीं रिस्क नज़र नहीं आता इफ़ यू आर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जब 88 में मैंने ये प्रीचिंग शुरू की ऑन माई ओन, पता नहीं अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ख़ुद ही ऑर्गेनाइज़ करता था ये पार्टीज़, और सबको बुलाता था, अपनी तरफ से समोसे और चाय भी पिलाता था। तो उस वक्त 800 की मार्केट थी, सिर्फ 800। यूनिलीवर वगैरह 800 का मिलता था, ये नेस्ले 200 का मिलता था। और जिसने उस वक्त लगा दिया 200 रुपये नेस्ले पे, आज वो 7-8 हज़ार पे खड़ा है। जिसने 800 का यूनिलीवर लिया था वो 15,000 पे निकल गया। इसी तरह तमाम शेयर्स जो थे बहुत ही चीप थे। तो तारिक साहब, मैं आपकी बात को हम यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे, हमें एक शॉर्ट ब्रेक पे जाना है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे मिस्टर तारिक खान जावेद से, और जो टॉपिक हमारा है वो है स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान, इकॉनमी। जी तारिक साहब जी, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में एक फ़ॉरेन इन्वेस्टर को क्यों नहीं आना चाहिए? हमारे पास दो बड़ा अच्छा ट्रेंड है, पोर्टफोलियो को देखें या आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को देखें, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे पास इससे ज़्यादा मौक़े हैं। क्यों वो सारे मौक़े कैश नहीं हो रहे उस सरज़मीन पे जहाँ पे बेतहाशा पोटेंशियल मौजूद है, हर तरह का ह्यूमन रिसोर्स एज वेल एज रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज? क्या वजूहात हैं? देखिए, वजूहात तो वही है जैसे कि आपने 2 दिन पहले अपने बाजवा साहब के डिटेलिंग वो सुना। वाकई पाकिस्तान को इतने शदीद मुश्किलात थे 2 साल पहले जो काफ़ी हद तक कम हो गए, लेकिन आज भी आप देखें कि जो तोरखम बॉर्डर है, मैं गया हूँ, आप पता नहीं गए हुआ नहीं, मैंने कल वो आर्टिकल शेयर भी किया इंटरनेट पे, वो बॉर्डर बिल्कुल खुला हुआ है, एनी टेररिस्ट कैन जस्ट वॉक इन। सो पाकिस्तान इज़ ए वेरी अनयूजुअल कंट्री, जहाँ अब तक यानी शवाल को अभी कब्ज़ा किया है फरवरी के महीने में, उस वक्त तक आपका एक हिस्सा मुल्क का जो था आपके कंट्रोल में नहीं था। उससे पहले जैसे बाजवा साहब डिटेल बता रहे थे कि जस्ट 20 किलोमीटर फ्रॉम बन्नू सब्ज़ी मंडी, मैं वहाँ तक गया, उसके आगे मुझे रोक दिया गया। वो जगह थी मीर अली, जहाँ शहबाज तासीर को रखा हुआ था, जहाँ यू नेम एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड इट वाज देयर। चाइनीज़, उज़्बेक सब बैठे हुए थे, टनल बनाया हुआ था 1.5 किलोमीटर का, उसके अंदर बैठे हुए थे।
जब वहाँ कोई कार्रवाई करते थे चाइना में या उज़्बेकिस्तान में, तो वहीं से वीडियो लिंक देते थे कि हमने ये किया है, जस्ट 20 किलोमीटर्स फ्रॉम बन्नू सब्जी मंडी। तारिक साहब, आपकी तो बात ये वजह है कि फॉरेनर्स नहीं आते थे यहाँ पे, और अभी भी नहीं आ रहे, क्योंकि आज भी तोरखम बॉर्डर आपका सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। चमन इज़ नॉट सिक्योर, एनीबडी कैन वॉक इन। आपकी बात से मैं क्या ये समझूं कि वाहिद फैक्टर जो इस सारी प्रोसेस में हैम्पर कर रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर है? जी जी, बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा, एक इतना बड़ा फैक्टर है कि वही आपको, अगर आप बाहर बैठे हुए हैं तो आप डिटर हो जाएंगे यहाँ आने से। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी डरते हैं पाकिस्तान आने से, हम लोग तो यहीं के पैदावार है ना, जो भी है सब कुछ यहीं का है, लेकिन बाहर वाला कैसे आएगा? यही वजह है कि यहाँ इतनी डिस्काउंट थी और अभी भी है। मैं 50 से अब मैं 20 कर देता हूँ, 30% आपने कवर कर लिया, 20% डिस्काउंट भी बहुत बड़ा डिस्काउंट है। अगर ये 100% हमारे बॉर्डर सील हो जाएं और तमाम किस्म के टेररिस्ट हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाएं और सिक्योर हो जाए, एक नॉर्मल कंट्री बन जाए पाकिस्तान, तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो यहाँ आएगी। इसी बुनियाद पे मैं ये समझता हूँ कि इसी महीने जो इमर्जिंग मार्केट का फैक्टर आया है, उसके बेसिस पे मैंने इंटरनेट पे 11 तारीख को लिख दिया था फेसबुक पे कि मार्केट इंशाल्लाह 40,000 टच करेगी, और तो कल 39 हो गई जी। और जो 50,000 का ख्वाब मैंने देखा था 2009 में, और साथ साथ मैं हमेशा कहता था कि मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा उस वक्त, लेकिन माशाल्लाह आज मैं ज़िंदा हूँ, सेहतमंद हूँ, 2.5 किलो घंटे चलता हूँ, कुछ नहीं होता मुझे। तो मुझे एकदम यकीन है कि probably within a year or so we'll see 50,000 also। एग्जैक्टली आप बहुत ज़्यादा ब्राइट नंबर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एग्जैक्टली नंबर डिफाइन ना भी करें तो हमें चीज़ें बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। हमारे स्टॉक्स पिछले 3 दिनों में जिस तरह से पिक हुए हैं इस खबर के आने के बाद, और ख़ास तौर पे कुछ कंपनीज वो हमारी प्रॉस्पेरिटी को बताती हैं। तारिक साहब, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं और भी करूँगा। हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक सेक्टर को उठा लें, बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में पिछले चंद दिनों में एक्टिविटी सिर्फ बिग 5 में हुई, मेजर एक्टिविटीज़। वो आपका खुद भी ताल्लुक वो 3 बैंकिंग से रह चुका है। वो 3 बैंक जो कि क्वालिफाई होने वाले हैं, उन्हीं में मूवमेंट थी ज़्यादा, और मैक्सिमम बिग 5 हो सकते हैं। क्या ये सही है कि हमारे पास तमाम बैंकिंग सेक्टर के बेनिफिशरी जो हैं वो बिग 5 हैं, उसके अलावा कोई और बैंक ग्रो करने की मोड में नहीं है? देखिए, बिग 5 के पास बड़े एडवांटेजेस है। आपने देखा पिछले दिनों मेरा जो बैंक था हांगकांग शंघाई, वो फाइंड अप कर गया। उससे पहले जिस बैंक को मैंने यहाँ खड़ा किया, जिसकी बिल्डिंग आप देखते हैं फेडरल हॉल के सामने, ABN AMRO की जो बिल्डिंग आपको नज़र आती थी, वो मेरे दौर में बनी 86 और 92 के दरमियान, जब मैंने कंट्री लिमिट को 2 से 35 किया और यहाँ कारोबार बढ़ाया, इसको रीजनल हब बनाया। इसके ऊपर के फ्लोर जो हैं, एक्चुअली इट वाज मेंट टू सपोर्ट द रशियन एक्स सोवियत यूनियन कंट्रीज़। तो यहाँ आपने देखा कि वो कम्पीट नहीं कर पाए, इसलिए कि उनके लिए डिपॉजिट मोबिलाइज़ करना एट ए चीप प्राइस बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ा मसला है डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। कॉस्ट आपकी मोबिलाइजेशन की बहुत बढ़ जाती है जब आपके पास ब्रांचेस कम होती हैं। तो एक के बाद एक आपने देखा कि फॉरेन बैंक भी चले गए और छोटे छोटे बैंक भी बैठ गए जो डिपॉजिट जमा नहीं कर सके। तो इस तरह से 5 बैंकों की बड़ी ज़बरदस्त मोनोपोली क्रिएट हो गई, जिनके हेवी नेटवर्क है, उनका कॉस्ट ऑफ फंड बहुत चीप है, अब वो बड़ा अच्छा कम्पीट कर पाते हैं, जबकि दूसरों के लिए बड़ा स्ट्रगल है। ये पूरे बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ को हैम्पर नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? बिकॉज बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जो कि स्ट्रगलिंग मोड में हैं, जो कि ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, मुख्तलिफ़ तरह के अपने नेटवर्क्स को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, अपने कैपिटल को इन्हेंस नहीं कर पा रहे हैं। आपके ख्याल में, आपके बेसिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, मैं सेंट्रल बैंकर का बेटा हूँ, मेरे वालिद स्टेट बैंक में होते थे। उनकी हमेशा ये सोच होती थी कि वी शुड हैव नॉट टू मेनी बैंक्स, फ्यू बैंक्स बट वेरी सॉलिड बैंक्स। उसी बेसिस को देखते हुए, और जो मैंने बाहर भी देखा है, ABN जो था एक अलग बैंक था जब मैंने ज्वाइन किया, एमरो के साथ उसको मर्ज किया गया। 2 बिग बैंक्स मर्ज टुगेदर टू मेक बिगर एंड स्ट्रॉन्गर बैंक्स। ये कोई शर्म की बात नहीं है कि आप छोटे छोटे बैंकों को मिला के अगर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बैंक बना दें। तो मेरी रिकमेंडेशन तो ये है छोटे छोटे बैंकों को कि ज़्यादा को मर्ज कर देना चाहिए, ख़ास तौर से जो कुछ बैंक बिल्कुल ही बुरे हाल में हैं, जैसे एक तो बंदी हो गया खादिम अली शाह, उसके अलावा सिल्क है और JS है और समिट है, इस तरह के बैंकों को तो फ़ौरन मर्ज कर देना चाहिए। वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव। इसी तरह 2-3 इस्लामी बैंक जो हैं, मीज़ान और बैंक इस्लामी, ये सब अगर मर्ज होकर अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें तो उनके लिए बेहतर होगा टू कम्पीट। दे कैन बिकम मीडियम साइज बैंक एटलीस्ट। मीडियम साइज बैंक्स आर डूइंग नॉट सो बैड इन केस ऑफ पाकिस्तान,
लार्ज के बाद जो मीडियम है, जो स्मॉल है उनके लिए बड़ा ख़तरा है और वो पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए ख़तरा है, मुल्क के लिए ख़तरा है कि खादिम अली शाह जैसी सिचुएशन अगर फिर से पैदा हो जाए किसी भी बैंक में तो बड़ा ही तकलीफदेह सिचुएशन हो जाएगा। तारिक साहब, कुछ बैंक्स और भी हैं जिन पे सूबे का या फेडरेशन का इफ़ेक्ट होता है, उनमें से कुछ बैंक कुछ मसाइल का शिकार भी हुए, बड़े सीरियस किस्म के। आपका क्या ख्याल है, क्या वो बैंक दोबारा रीगेन कर सकते हैं, दोबारा आ सकते हैं सरफेस पे? मुझे मुश्किल लगता है। कई बैंक तो बंद भी हो गए, आपको पता है, जो कि रीजनल बेसिस पे बने थे। इंदस्त एक बैंक होता था जो हमारे कुछ रिश्तेदारों का ही था, वो बंद हो गया। इस तरह के बुलान बैंक था, बंद हो गया, जो कि बलुचिस्तान को रिप्रेजेंट करता था। अब यहाँ सिंध बैंक बन गया नया। बैंक ऑफ पंजाब इतनी ज़बरदस्त, उसको गवर्नमेंट की सपोर्ट है, उसके बावजूद स्ट्रगल कर रहा है। खैबर बैंक इज़ नॉट डूइंग वेल। ये इस तरह के छोटे छोटे बैंक सिर्फ अपने रीजनल के नाम पे चलाना मुश्किल लगता है मुझे। तारिक साहब, स्पेसिफिकली बैंक ऑफ पंजाब की तरफ आएंगे। जब आप इसकी अर्निंग्स देखते हैं तो आपको फिनोमिनल नज़र आती हैं, क्वार्टर की, आपके 6 मंथ्स की या एनुअल, उसको कोई बिलीव नहीं करता। यस, तो इस तरह की अर्निंग्स दिखाने की ज़रूरत क्या है? बात यह है कि आपको पता ही है कि बैंक ऑफ पंजाब के केस में उसका जो एमडी था वो चोर था। एमडी जब चोर था इसका मतलब बोर्ड भी चोर है। एमडी को तो बोर्ड ने ही अपॉइंट किया। उसने मिली भगत करके अंडर प्राइस लैंड को हाई प्राइस दिखा के कुछ लोगों को लोन दिए। एक केस तो पकड़ा गया जिसको दुबई से लाया गया और उस एमडी को भी लाया गया, तो वो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो तो क्लीन हो गया होपफुली, कि कुछ रिकवरी हो गई, कुछ राइट ऑफ कर दिया गया। लेकिन जब एटमॉस्फेयर ऐसा हो, एक केस पकड़ा गया ना, ऐसे तो हो सकते हैं और भी 10 केसेस हो। दिस इज़ द गट फीलिंग ऑफ एनी ऑडिटर, एनी बैंकर, कि वहाँ पे और भी बहुत सारे गंदे लोन्स अंडर द कारपेट छुपे हुए। इसी वजह से आप देखते हैं कि वो ऐलान कर देते हैं, उसके बाद फिर कोई रिज़ल्ट नहीं आता, क्योंकि शायद वो जो मार्केटिंग वाले लोग हैं वो तो अच्छे रिजल्ट पुश कर देते हैं। 7 से 8 साल गुजरने के बाद इस स्कैंडल को अगर बैंक अपने आप को रिवाइव नहीं करता, दोबारा रिपोजिशन नहीं करता, अपने प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल नहीं करता, तो इसमें किसका फॉल्ट है? बोर्ड का फॉल्ट है। बोर्ड इटसेल्फ इज़ टू बी ब्लेम्ड। द इंटायर बोर्ड शुड बी चेंज्ड। और इस तरह की जो आपने बात की कि 7-8 साल, मैंने यूएई में देखा ऐसे बैंकों को जहां इस तरह के फेवरेटिज्म या करप्शन समझ लीजिए हुआ करती थी, उसको रिवाइव करते करते एक ज़माना लग गया डिस्पाइट ऑल द मनी दे हैड। शेख जायद का अपना बैंक खलीज कमर्शियल बैंक, उसको रिवाइव करना इतना बड़ा मसला हो गया कि शेख जायद ने आखिर में कहा कि इस बैंक को जला दो मैं मज़ीद पैसे नहीं दे रहा। वो देते थे और वो फिर बैठ जाता, गायब हो जाता था, वो लोन छुप जाता था, मतलब कैपिटल गायब हो जाता था। तो ऑडिटर जाकर कहता था कि जी फिर से पैसे दे दें, 1.5 बिलियन इसमें डाल दें। तो शेख खलीफा जो बाद में लीडर बने, रूलर बने, उन्होंने कहा हारका, इसको जला दो। यानी इस बैंक से मुझे ना कुछ लेना है ना देना है, जो मैंने पैसे लगा दिए, अब मज़ीद मैं नहीं दे रहा। तो ऐसा होता है जब ये पूरा कल्चर ख़राब हो जाए किसी जगह की, तो ये ठीक नहीं होता। तारिक साहब, कुछ बात करते हैं उन लोगों के इंटरेस्ट की जो कि हमारे प्रोग्राम को देख रहे होते हैं। आपके ख्याल में इस वक्त कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि बेहद फर्टाइल है फ्रेश पोजीशंस लेने के लिए? देखिए, सेक्टर तो जाहिर है कि अभी जो इमर्जिंग मार्केट का जो फैक्टर है उसमें आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि 10-12 नाम तो प्रोमिनेंट जो हैं, बड़े बड़े नेम्स हमको पता है, वो आ गए हैं, वो धड़ाधड़ पिछले 3 दिन से वो बढ़ भी रहे हैं। अपर लॉक्स पे अपर लॉक्स लग रहा है, जिसमें MCB, हबीब बैंक, UBL वगैरह 3 बड़े बैंक आ गए हैं। बाकी बड़ी बड़ी कुछ कंपनियां, निशात मिल इसमें शामिल है, एंग्रो है, आपके नाम OGDC है, ये सब नाम तो हमें पता है। लेकिन इसके अलावा जो इमर्जिंग मार्केट में 2 सेक्शन होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल कैप कंपनीज, एक है लोअर कैप कंपनीज, इन लोअर कैपिटल कंपनीज। उनमें भी कुछ 7-8 कंपनियां हमारी क्वालिफाई कर सकती हैं, लाइक अटक सीमेंट है, चिराट है, मैपल लीफ है। इसलिए आपने देखा कि वहाँ भी एक्टिविटी है। तो इस वक्त जो है पिकिंग की जो बात, अगर सिर्फ आप बेस्ड ऑन इमर्जिंग मार्केट कर रहे हैं, तो लोगों को वो बड़ी बड़ी कंपनियां देखनी चाहिए जो 10-12 के बाद भी 8-10 कंपनियां और जो बड़ी आ सकती हैं। तकरीबन 20 कंपनियां जो टॉप की कंपनियां हैं कैपिटल वाइज और फ्लोट वाइज, उन पे नज़र रखें और सारी इन्वेस्टमेंट अभी वहाँ करने की ज़रूरत है। ड्यूरिंग द लास्ट 3 days सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैव मेड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मनी, क्योंकि
11 तारीख को जब मैं यहाँ शो नहीं कर रहा था और मैं छुट्टी पे था, तो उन लोगों रिमर निकल आई कि ये इमर्जिंग मार्केट नहीं हो रहा है। मैंने कहा तुम लोग आँख बंद करके ये जो 12 कंपनियों का नाम आ गया तो जितना ले सकते हो ले लो। उन्होंने ले लिया और कल उन्होंने आके मुझे स्पेशली कुछ थैंक वैंक किया और गिफ्ट विफ्ट लेकर आया कि यार इतना पैसा हमने कमा लिया। मैंने कहा अब क्या होगा? मैंने कहा अभी और बढ़ेगा, 40,000 तक जाएगा, उसके बाद करेक्शन आएगी। तो अभी इस वक्त द गेम तो यही है। उसके अलावा सीमेंट सेक्टर रिमेन्स ओके, FED थोड़ा सा आया था इशू उसका। मैं कहता हूँ कि हर सेक्टर में आप जो है ना अच्छी अच्छी कंपनियाँ जो उनको पिक करें। मैं सबसे यही कहता हूँ कि 36 सेक्टर्स हैं, सब के अंदर से कुछ ना कुछ उठाएं। हर सेक्टर में आपको जेम मिलेंगे। लोग बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनको लोग भूल गए, जैसे कि क्योंकि वो लाइमलाइट में नहीं आते ज़्यादा। मिसाल के तौर पे बाटा है, मिसाल के तौर पे सर्विस है, मिसाल के तौर पे मिचेल्स है। तारिक साहब, आपसे बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मुफीद बातचीत का सिलसिला फिर कभी जारी रहेगा, बिकॉज हमारे पास आज टाइम का कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। जब भी मौका मिलेगा आपसे दोबारा यहीं से इन टॉपिक्स को शुरू करेंगे। नाज़रीन, स्टॉक मार्केट बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है। स्टॉक मार्केट को स्पेकुलेट करना खासा टेक्निकल है, उसके लिए आपको स्किल्स चाहिए। रमज़ान से पहले जैसा कि आपको याद होगा कि मुख्तलिफ एनालिस्ट एक चीज़ पे बिलीव कर रहे थे कि रमज़ान के महीने में वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं, रमज़ान के महीने में हिस्टोरिकली एक्टिविटी स्लैगिश होती है, लेकिन आपने देखा कि रमज़ान के महीने में मार्केट हायर और हायर साइड पे जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखती है और नए नंबर देखती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।